बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 का प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 15 डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। स्टेटमेंट इज द वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी एंड सी। हमें एक ट्राइंगल के तीनों वर्सेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। हमें उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर और सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। और इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के बाद हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड क्या होता है हम एक्सरसाइज 4.1 में डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल के साथ। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ट्राइंगल के मीडियंस का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है। अब साथ ही ये भी रिकॉल कर लेते हैं कि मीडियन किसे कहते हैं। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वन वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। हम ट्राइंगल के तीन मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। एक वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिला दें तो बन जाता है मीडियन। मीडियंस आर ऑलवेज कंकरेंट। जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है मीडियंस का, दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इसे आमतौर पर जी से डिनोट किया जाता है। सेंट्रॉइड के बारे में हमने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ी थी जो कि आपके एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आती है। वो ये है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन 2:1। और ये 2:1 कुछ इस तरह से बनती है कि फ्रॉम वर्टेक्स टू सेंट्रॉइड 2 और सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट तक 1। इस तरह से हर मीडियन सेंट्रॉइड की वजह से 2:1 में डिवाइड हो रहा होता है। स्टूडेंट्स, सेंट्रॉइड के हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स, इसके दो रास्ते हैं। एक तो हमने फार्मूला ड्राइव किया था एक्सरसाइज 4.1 में, हमने फार्मूला ड्राइव किया था सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने का। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको मालूम करने हो तो फार्मूला था x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम तीनों पॉइंट्स के यानी ए बी और सी तीनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम करके 3 से डिवाइड कर दें तो आपके पास सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और इसी तरह से तीनों पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट्स को सम करके 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंट्रॉइड का। यह तो है एक रास्ता। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? अभी मैंने बात की कि सेंट्रॉइड क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है मीडियंस ऑफ ट्राइंगल का। अब पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बुनियादी तौर पर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों मीडियंस का। अगर हम दो मीडियंस की इक्वेशंस मालूम कर लें, दो मीडियंस की इक्वेशंस मालूम कर लें और फिर देन उन इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन परफॉर्म कर लें, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा कि दो इक्वेशंस का, दो लीनियर इक्वेशंस का हम साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हमने इसके डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए। अगर हम वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मालूम कर लें, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लें उन दो मीडियंस का, तो वो होगा बुनियादी तौर पर सेंट्रॉइड। हमें तीसरे मीडियन की इक्वेशन की जरूरत नहीं होगी। इनफैक्ट तीसरे मीडियन ने भी उसी पॉइंट से पास करना है। अगर दो की इक्वेशन हमें मिल जाए और हम उन दो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लें तो वही काफी होगा। स्टूडेंट्स, ये जो रास्ता है मीडियंस की इक्वेशन फाइंड आउट करके देन उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना, यह रास्ता थोड़ा लेंथी है। हमारे पास फार्मूला मौजूद है, हमारी बुक में यह फार्मूला ड्राइव किया गया एक्सरसाइज 4.1 से पहले। सो हम इस फार्मूला को यूज करते हुए इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं। सो फर्स्ट हम हेडिंग यहां पर देंगे सेंट्रॉइड। हम यहां लिखेंगे सिंस सेंट्रॉइड, इसको जी से डिनोट किया जाता है और इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने का फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये था स्टूडेंट्स फार्मूला। अब x1 x2 x3 हम तीनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स वहां से पिक करेंगे, यहां पर पुट करेंगे और तीनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स का सम हम यहां पर करेंगे। कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। पुटिंग वैल्यूज,
सेंट्रॉइड को हम डिनोट कर रहे हैं G से। x कोऑर्डिनेट के लिए तीनों वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट्स का हम सम करेंगे, -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहां पर +3 डिवाइडेड बाय 3। इसके बाद y कोऑर्डिनेट्स का सम 3 + 1 + 5 डिवाइडेड बाय 3। सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं। -2 - 4 इज -6, -6 + 3 इज -3, -3 डिवाइडेड बाय 3 विल बी -1, 3 + 1 इज 4, 4 + 5 इज 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया सेंट्रॉइड। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ऑर्थो सेंटर की। सवाल यह है कि ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं। यह भी हमने एक्सरसाइज 4.1 के लेक्चर्स में डिस्कस किया था। ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑर्थो सेंटर कहलाता है। स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड की डेफिनेशन भी जरा रिकॉल कर लें। क्या था एल्टीट्यूड? जी, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वन वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड और एक्सटेंडेड अपोजिट साइड परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, ऑर्थो सेंटर मालूम करने के लिए हमने कोई फार्मूला ड्राइव नहीं किया। हमें अगर ऑर्थो सेंटर मालूम करना है तो हमें कोई से दो एल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस मालूम करनी होंगी। हम उन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उन एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। यह है हमारा प्लान। अब हमें इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले दो एल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस चाहिए। अब एल्टीट्यूड की डेफिनेशन को जहन में रखते हुए हम एल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस मालूम कर सकते हैं। एल्टीट्यूड की डेफिनेशन को दोबारा जरा सुन लें। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वन वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड और एक्सटेंडेड अपोजिट साइड परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। अब स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड स्टार्ट होता है वर्टेक्स से, यानी जो वर्टेक्स है वो एल्टीट्यूड का एक पॉइंट होगा। पॉइंट के साथ हमें अगर स्लोप मिल जाए तो हम पॉइंट स्लोप फार्मूला की मदद से एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब एल्टीट्यूड में यह खूबी होती है कि वो अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होता है, अपोजिट साइड पर या एक्सटेंडेड अपोजिट साइड पर। अपोजिट साइड के रेफरेंस से वो होता परपेंडिकुलर ही है, चाहे वो उस अपोजिट साइड के ऊपर ड्रॉप हो या उसकी एक्सटेंशन पर ड्रॉप हो, होता वो उसके रेफरेंस से परपेंडिकुलर ही है। सो अगर हमें अपोजिट साइड की स्लोप मिल जाए, यानी अगर मैं फर्ज करूं कि मैं वर्टेक्स ए से ड्रॉप होने वाले एल्टीट्यूड की इक्वेशन मालूम करना चाहता हूं, तो वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड होती है बीसी। बीसी साइड की स्लोप मैं मालूम करूंगा और उस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप होगी हमारे एल्टीट्यूड की। आप अगर समझ गए हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं समझे तो मैं आपको तफसीलन यहां पर बताता हूं डायग्राम की मदद से। हम यहां पर लिखेंगे पहले, बल्कि हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे जिसकी मदद से हम अपना प्लान करेंगे। हम यहां लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम। अब मैं रफ डायग्राम क्यों लिख रहा हूं, इस बात की वजाहत मैं कई दफा पहले भी कर चुका हूं। हमें नहीं मालूम कि ये ए बी सी ट्राइंगल किस टाइप की ट्राइंगल है, ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, ये राइट है, हमें नहीं मालूम। हम सिर्फ और सिर्फ जो ट्राइंगल यहां पर बनाएंगे अभी, उस ट्राइंगल को अपना सॉल्यूशन प्लान करने के लिए यूज करेंगे। इसलिए यहां पर आप वाज़े तौर पर लिखेंगे कि ये रफ डायग्राम है, ताकि एग्जामिनर को भी मालूम हो कि इसे सिर्फ प्लान करने के लिए, सॉल्यूशन प्लान करने के लिए यूज किया जा रहा है। ये स्टूडेंट्स, हम फर्ज करते हैं कि ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब ए बी सी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब वर्टेक्स सी से अपोजिट साइड के ऊपर मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये हमारे पास होगा एक एल्टीट्यूड, ये हमारे पास होगा एक एल्टीट्यूड। फर्ज करें कि ये पॉइंट है डी। अब मुझे इस सी डी एल्टीट्यूड की अगर इक्वेशन मालूम करनी है तो मेरे पास पॉइंट सी तो मौजूद है। पॉइंट के साथ अगर मुझे स्लोप मिल जाए इस एल्टीट्यूड की, तो पॉइंट स्लोप फार्मूला की मदद से मैं इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख सकता हूं।
अब ये सी डी एल्टीट्यूड साइड ए बी पर परपेंडिकुलर है, और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स का ताल्लुक क्या होता है आपस में, क्या होता है ताल्लुक? एक की स्लोप दूसरे की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। अगर हमें साइड ए बी की स्लोप मिल जाए तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा स्लोप हमारे एल्टीट्यूड सी डी का। हम यहां पर यूज करते हैं कंसेप्ट अपना, हम यहां पर लिखेंगे पहले कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम यहां लिखेंगे ऑर्थोसेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी आप लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये किसी भी ट्राइंगल के लिए बात ट्रू है। वी विल फाइंड equations of two altitudes to find point of intersection. Here इस डायग्राम के मुताबिक स्लोप ऑफ ए बी, इसको हम इस तरह से लिखेंगे एम ए बी। अब ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद, हम स्लोप का फॉर्मूला जानते हैं। हम स्लोप मालूम करेंगे वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी की मदद से। 3 - 1 ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और ऑर्डर को सेम रखते हुए -2 -4। ये साइड ए बी की स्लोप हमारे पास आ रही है 3 - 1 is 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 - 2 is 2। साइड ए बी की स्लोप हमारे पास आ गई 1। अब स्टूडेंट्स इस एल्टीट्यूड की स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी डी, ये हमारे पास इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी -1। रीजन परपेंडिकुलर टू ए बी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सी डी एल्टीट्यूड की आ गई स्लोप। अब इक्वेशन ऑफ सी डी बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद से हम साइड एल्टीट्यूड सी डी की स्लोप लिखने जा रहे हैं, स्लोप नहीं इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। y - y1 m into x - x1, दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y माइनस। अब यहां पर वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स हम यूज करेंगे। वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट है 5, m हमारे पास है -1, x माइनस वर्टेक्स सी का x कोऑर्डिनेट है 3। इसको सिंप्लीफाई किया y - 5 - x + 3। तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ ले आते हैं ताकि इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। इट विल बी x + y, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, -5 - 3 विल बी -8 = 0। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी डी आ गई। अब इसी पैटर्न पर हम एक और एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। अब एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर लेते हैं वर्टेक्स बी से अपोजिट साइड ए सी पर। ये स्टूडेंट्स हमारा दूसरा एल्टीट्यूड, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई का। स्लोप ऑफ साइड ए सी इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है स्लोप ऑफ ए सी। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए स्लोप मालूम करेंगे 5 - 3 ओवर 3 - -2। 5 - 3 is 2, minus plus, it will be 5. 3 + 2 is 5. Slope of BE, ये एल्टीट्यूड है BE, इसकी स्लोप हमारे पास होगी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल,
और ये बन जाएगा -5/2 परपेंडिकुलर टू AC। चूंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए उसको हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल किया। अब बाय पॉइंट्स लॉ फॉर्म हम इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड BE बाय पॉइंट्स लॉ फॉर्म y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। मैं बार बार फॉर्मूला लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। y माइनस, अब वर्टेक्स B का y कोऑर्डिनेट हमें रिक्वायर्ड है, वर्टेक्स B का y कोऑर्डिनेट था 1, स्लोप है -5/2, x और वर्टेक्स B का x कोऑर्डिनेट था स्टूडेंट्स हमारे पास -4, यहां पर बन जाएगा +4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 2y माइनस 2 माइनस 5x माइनस 20। तमाम टर्म्स इक्वल के एक जानिब जनरल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए 5x प्लस 2y माइनस 20 इस तरफ आके ऐड होगा, प्लस 20 बन जाएगा, -2 प्लस 20 विल बी 18 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन आ गई एल्टीट्यूड BE की। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों एल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन परफॉर्म करेंगे ताकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए इन दोनों एल्टीट्यूड्स का, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बुनियादी तौर पर ऑर्थो सेंटर है। सॉल्विंग टू इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड्स टू फाइंड ऑर्थो सेंटर। अब स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को इकट्ठा लिख लेते हैं ताकि आपको वो मेथड भी रिकॉल हो जाए और अच्छी तरह समझ भी आ जाए कि हम साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कैसे परफॉर्म करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 2y प्लस 18 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स साइमल्टेनियस सॉल्यूशन करने के बहुत सारे मेथड्स आप डिस्कस कर चुके हैं। आप यहां पर x की वैल्यू मालूम करके या y की वैल्यू मालूम करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। आप इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5x के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस मेथड को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, वो y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करने से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। स्टूडेंट्स आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, एलिमिनेशन मेथड यूज करें। आपको एक तीसरा मेथड मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं उस मेथड को फिर यूज करूंगा ताकि आपको ये नया मेथड है जो कि हमें आने वाले वक्त में काम भी आएगा बाज आर्टिकल्स के अंदर, तो मैं उस मेथड को यहां पर यूज करता हूं। वो मेथड क्या था, आप यहां पर लिखेंगे x लिखकर आप x वाली दोनों टर्म्स को भूल जाएं। इस मेथड को यूज करने के लिए यह जरूरी है कि आप इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिखें, और अगर कोई मिसिंग टर्म है x या y या कांस्टेंट, अगर कोई मिसिंग टर्म है तो आप उसकी जगह पर 0 प्लेस करें। यानी अगर x वाली टर्म ना होती तो आप इसकी जगह पर लिखते 0x, अगर कांस्टेंट ना होता तो आप यहां पर लिख देते -0 या +0, कुछ भी। आपके पास तीनों टर्म्स मौजूद होनी चाहिए। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए यह शर्त है। आपने यहां पर लिखा x, आप इन दोनों टर्म्स को छोड़ दें और इन नंबर्स का आप डिटर्मिनेंट बनाएं। 1 into 18 is 18 minus -8 into 2 is -16, then -y। अब y वाली टर्म्स को छोड़ दें, ये -y मैंने प्रोसीजर के मुताबिक लिखा है, -y। अब y वाली टर्म्स को छोड़ दें, 1 into 18 is 18, माइनस मेथड का है, 5 into -8 is -40, यहां पर बन जाएगा +40। देन आप लिखेंगे यहां पर 1। अब कॉन्स्टेंट्स को छोड़ दें, 1 into 2 is 2, और उसके बाद -5। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू के लिए हम इन दो को इक्वेट करेंगे और y की वैल्यू के लिए इन दो को इक्वेट करेंगे। उससे पहले हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 16, शाबाश, 18 प्लस 16 विल बी 34, माइनस y ओवर 18 प्लस 40 इज
58 और यहां पर 1/-3। नाउ x के लिए 34, x/34 is equal to -1/3 and -y/58 is equal to -1/3। यहां से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। 34 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हुआ, x is equal to -34/3 एंड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 58/3। सो ऑर्थो सेंटर को स्टूडेंट्स यूजुअली h से डिनोट किया जाता है। ऑर्थो सेंटर इज इक्वल टू h इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया -34/3 उसका x कोऑर्डिनेट और 58/3 उसका y कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स हमारे पास सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ चुके, हमारे पास ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ चुके। अब हमें सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। तीनों कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। आइए अब देखते हैं सर्कम सेंटर हमने कैसे मालूम करना है। स्टूडेंट्स अब हमें मालूम करना है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, लेकिन हमें रिकॉल करना होगा कि सर्कम सेंटर कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स जरा नाम पर गौर करें, सर्कम सेंटर, इससे आपको कुछ याद आना चाहिए। जी, आपने चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था सर्कम सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। अब जरा यह भी रिकॉल कर लें कि सर्कम सर्कल किस किस्म का सर्कल था। अ सर्कल टचिंग 3 वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं एक सर्कम सर्कल और आप देख रहे हैं सर्कम सेंटर भी। स्टूडेंट्स सर्कम सेंटर का विद रिस्पेक्ट टू वर्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या ताल्लुक बन रहा है? चूंकि ये सेंटर है इस सर्कल का, सो सर्कल तीनों वर्सेस से पास कर रहा है। इसका मतलब है कि सेंटर से तीनों वर्सेस का फासला बराबर होगा। सर्कम सेंटर विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्सेस ऑफ ट्राइंगल। अगर हम इस सर्कम सेंटर को P से डिनोट करें तो हम लिख सकते हैं PA डिस्टेंस, PB डिस्टेंस और PC डिस्टेंस को इक्वल, यानी ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर होंगे। अगर मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को x और y लेट कर लूं तो स्टूडेंट्स हम डिस्टेंस फार्मूला यहां पर और यहां पर यूज करते हुए एक इक्वेशन बना सकते हैं और फिर यहां से दो केसेस बनाकर PA इज इक्वल टू PB और PB इज इक्वल टू PC या PA इज इक्वल टू PC, कोई सी दो इक्वेशंस बनाकर अगर हम उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। एक रास्ता तो यह है सर्कम सेंटर को मालूम करने का। दूसरा रास्ता यह है कि हमें यह पता हो कि सर्कम सेंटर की एक और डेफिनेशन क्या है। एक डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी कि सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। इसके रेफरेंस से तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए। दूसरा रास्ता यह है कि आपको दूसरी डेफिनेशन याद हो। अब दूसरी डेफिनेशन सर्कम सेंटर की यह है कि इट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। दोबारा सुन लें, सर्कम सेंटर is the point of concurrency of perpendicular bisectors of the sides of triangle। यानी ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अगर हम कोई से दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस मालूम कर लें तो उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हम पहुंच जाएंगे उन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर और वो होगा हमारा सर्कम सेंटर। स्टूडेंट्स मैं इसी प्लान के मुताबिक काम करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन मालूम करनी है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये साइड पर परपेंडिकुलर होगा, इसकी स्लोप साइड की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, स्लोप मिल गई, और बाइसेक्ट कर रहा होगा ये साइड को। अब अगर ये साइड को बाइसेक्ट कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि ये साइड के मिड पॉइंट से गुजर रहा होगा। हम अगर साइड का मिड पॉइंट मालूम कर लें तो ये बुनियादी तौर पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट होगा। स्टूडेंट्स ये है हमारा प्लान। आइए इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं एक रफ डायग्राम की मदद से। यहां पर हेडिंग देते हैं सर्कम सेंटर की।
अगेन एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। हम यहां लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अपना सॉल्यूशन प्लान करने जा रहे हैं। फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड ए बी का मिड पॉइंट, मैं उसे नाम दे रहा हूं एफ का। ये हमारे पास साइड ए बी का मिड पॉइंट और ये होगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसी तरह से साइड बी सी का मिड पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूं जी का, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां पर स्टूडेंट्स मौजूद होगा हमारा सरकम सेंटर, जिसको मैं P से डिनोट कर रहा हूं। अब मुझे अगर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको अगर हम कह दें PF, अगर मैं इसे कह दूं, अगर मुझे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मालूम करनी है तो F पॉइंट यानी मिड पॉइंट मुझे A और B का मालूम करना होगा और A और B की स्लोप मालूम करनी होगी, ताकि मैं इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप मालूम कर सकूं। अब स्टूडेंट्स हम ये वर्किंग स्टार्ट करते हैं। स्लोप ए बी हम पहले मालूम कर लेते हैं। स्लोप ए बी 3 - 1 ओवर -2 -4, ये बन जाएगा +4। 3 - 1 इज 2 और 4 - 2 इज 2, तो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास आ गई 1। अब स्लोप पी एफ, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसकी स्लोप हम मालूम कर रहे हैं। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है और -1 हमारे पास इसकी स्लोप बन गई। परपेंडिकुलर टू ए बी। अब स्टूडेंट्स हमें एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एफ पॉइंट ए और बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। -2 -4 डिवाइडेड बाय 2 और 3 + 1 दोनों का सम करके बुनियादी तौर पर 2 से डिवाइड करना है, लेकिन यहां पर प्लस माइनस माइनस हो गया। -2 -4 इज -6, -6 डिवाइडेड बाय 2 इज -3 और यहां पर 3 + 1 इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। ये हमारे पास पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PF बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इज, अब पॉइंट स्लोप फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं। y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हम कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं। हमारे पास पॉइंट है f का y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुका है 2 और स्लोप है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PF की -1। x माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि जो पॉइंट हमारे पास f का x कोऑर्डिनेट था वो था -3। इसको सिंप्लीफाई किया, y - 2 इज इक्वल टू -x - 3। तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ लाए, x + y -3 इधर आके +3, तो ये बन गया +1 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह हम दूसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर काम करेंगे। हम पहले स्लोप मालूम करेंगे BC, MBC। पॉइंट B और C को यूज करते हुए स्लोप मालूम कर रहे हैं। 5 - 1 ओवर 3 - 4, ये बन जाएगा +4। 5 - 1 इज 4, -+4 + 3 इज 7। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप MPG, इट विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल -7/4 परपेंडिकुलर टू BC। ये हमने इसका रीजन लिख दिया। अब हमें G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। G पॉइंट हमारे पास मिड पॉइंट है पॉइंट B और पॉइंट C का।
अब पॉइंट बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं 3 - 4 डिवाइडेड बाय 2 और उसके बाद 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 3 - 4 इज -1 -1 बाय 2 और 6 बाय 2 इज 3। ये हमारे पास पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, यानी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PG बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 m into x - x1। हमारे पास y कोऑर्डिनेट है 3, स्लोप हमारे पास -7/4 और x माइनस यहां पर बन जाएगा +1/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई हुआ यहां पर 4y - 12 -7 मल्टीप्लाई हुआ -7x -7/2। अब तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ ले आते हैं। 7x + 4y - 12 + 7/2 इज इक्वल टू 0। तमाम टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इस फ्रैक्शन से जान छूट जाए। यहां पर बन जाएगा 14x, यहां पर 8y - 24 + 7 इज इक्वल टू 0। 14x + 8y - 24 + 7 it will be -17 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। टू फाइंड circumcenter, solving equations of two perpendicular bisectors simultaneously। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस मैं लिखता हूं। एक इक्वेशन है हमारे पास x + y + 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 14x + 8y - 17 इज इक्वल टू 0। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड मैं यूज कर रहा हूं। यहां पर लिखा x वाली टर्म्स को छोड़ा -17 - 8 y वाली टर्म्स को छोड़ा -17 -14 1 ओवर कॉन्स्टेंट्स को छोड़ा 8 -14। अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। -17 - 8 विल बी -25 -y ओवर -17 - 14 इज -31 और यहां पर 1 ओवर 8 - 14 इज -6। x ओवर -25 इज इक्वल टू 1 ओवर -6 एंड यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y ओवर 31 विल बी इक्वल टू -1/6। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 25/6 एंड y इज इक्वल टू -31/6। सो सर्कमसेंटर, मैं इसे डिनोट कर रहा हूं P से और इसका x कोऑर्डिनेट आ गया 25/6 और -31/6। स्टूडेंट्स हम सेंट्रॉइड, उसके बाद ऑर्थो सेंटर और अब सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर चुके। स्टूडेंट्स अब हमें यह चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। स्टूडेंट्स हम सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर चुके। अब हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम किए। उसके बाद ये है हमारा ऑर्थो सेंटर और ये है हमारा सर्कम सेंटर। अब जरा रिकॉल करें कि हम कैसे चेक करते हैं कि तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। हमने इसके 3 डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे।
एक मेथड था जो स्लोप पर बेस करता था और एक डिस्टेंस फार्मूला पर और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल के कंसेप्ट पर। जरा रिकॉल करें, स्लोप के मेथड को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इन 3 पॉइंट्स को यूज करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा 3 स्लोप्स मालूम कर सकते हैं। अगर आप कोई सी 2 स्लोप्स मालूम कर लें और वो दोनों स्लोप्स बराबर आ जाएं तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। अगर आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करें, आप तीनों डिस्टेंसेस मालूम कर लें, अगर कोई से 2 डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ गया तो उस सूरत में पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। और अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज कर लें, आप फर्ज करें कि ये 3 पॉइंट्स किसी ट्राइंगल के 3 वर्सेस हो सकते हैं, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज करेंगे तो अगर आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब है ट्राइंगल बन ही नहीं रही होगी। वहां पर आंसर 0 आने का मतलब यह होगा कि ये 3 पॉइंट्स ट्राइंगल नहीं बना रहे, बल्कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक लाइन पर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, हम तीनों में से कोई भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर बड़ा सिंपल है कि हम स्लोप का कंसेप्ट यूज करें। मैं 3 स्लोप्स यहां पर मालूम कर सकता हूं, लेकिन कोई सी 2 स्लोप्स हमें रिक्वायर्ड हैं। मैं स्लोप मालूम कर रहा हूं सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर को यूज करते हुए। सेंट्रॉइड को हम G से डिनोट कर रहे हैं और ऑर्थो सेंटर को H से। यहां पर लिखा जाएगा MGH। GH को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट की स्लोप। Y कोऑर्डिनेट है यहां पर 58/3 माइनस Y कोऑर्डिनेट है यहां पर 3 डिनोमिनेटर में, यहां पर Y कोऑर्डिनेट है -34/3 और यहां पर Y कोऑर्डिनेट है, X कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1। अब यहां पर बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। 3 3s are 9, 58 minus 9 will be 49, 49/3। अब यहां पर माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 1s are 3, -34 प्लस 3 will be -31, -31/3। अब 3 और 3 हो जाएगा कैंसल, इट विल बी -49/31। ये हमारे पास स्लोप आ गई सेंट्रॉइड G और ऑर्थो सेंटर H को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट की। अब स्टूडेंट्स, हम सेंट्रॉइड G और सर्कम सेंटर P को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट की स्लोप मालूम कर लेते हैं और उसे मैं नाम दे रहा हूं MGP का। P का Y कोऑर्डिनेट -31/6 माइनस Y कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का 3 और यहां पर X कोऑर्डिनेट 25/6 और X कोऑर्डिनेट है G का -1। सिंप्लीफाई किया, 6 3s are 18, -31 - 18 विल बी -49/6। यहां पर माइनस माइनस प्लस, 6 1s are 6, 25 + 6 will be 31/6। अब स्टूडेंट्स, ये 6 और 6 कैंसल, हमारे पास आ रहा है -49/31। -49/31। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहली स्लोप थी वो आई -49/31, दूसरी स्लोप भी -49/31। इन दोनों स्लोप्स का इक्वल होना ये शो कर रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। हम यहां लिखेंगे एज MGH is equal to MGP. So G, H and P are कोलिनियर। स्टूडेंट्स, अब आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि क्या सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर हमेशा कोलिनियर होते हैं या ये सिर्फ इस ट्राइंगल के लिए कोलिनियर हुए हैं? तो स्टूडेंट ध्यान से सुन लें, किसी भी ट्राइंगल के लिए ये तीनों कोलिनियर होते हैं, यानी ट्राइंगल राइट हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, कोई भी ट्राइंगल हो, ये तीनों यानी सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर हमेशा कोलिनियर होंगे। स्टूडेंट्स, अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस हो, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई सी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल हो, तो उस सूरत में इन सेंटर भी इनके साथ कोलिनियर हो जाता है। इन सेंटर भी कोलिनियर हो जाता है। अगर हम इन सेंटर को आई से डिनोट करें तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए ये चारों कोलिनियर होंगे। और अगर ट्राइंगल कर दी जाए इक्विलेटरल,
तो फिर ये चारों पॉइंट्स कोइंसिडेंट हो जाते हैं, यानी ये एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं चारों, इन चारों के कोऑर्डिनेट्स सेम हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये बातें आपको एमसीक्यूज के लिए काम आएंगी। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, हमने अभी प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व किया। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 15 जरा देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हम प्रॉब्लम नंबर 15 इसी के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। आप जरा खुद देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।